हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है प्रेम। मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड सीरीज़ की एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। उसमें हमने दोस्तों परसों फर्स्ट दिन में डे 1 का एक वीडियो हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का जनरल नॉलेज। ठीक है, उत्तराखंड जनरल नॉलेज सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो। आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो चैनल को प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक कर लेना दोस्तों, और शेयर भी बाकी लोगों तक कर लेना ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम जो दूसरा वीडियो है, दूसरे दिन का वीडियो है, इसको हम आज डिस्ट्रिक्ट देहरादून इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट देहरादून बड़ा है। जैसे उधम सिंह नगर हमने डिस्कस किया था, वो छोटा डिस्ट्रिक्ट था तो वहाँ पर को ज़्यादा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था, लेकिन देहरादून डिस्ट्रिक्ट बड़ा होने की वजह से ये एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो पाता है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे, तो इसलिए मैं इस थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको, और ताकि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर को आप ये जो पहला मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर को ये पहला मैप है, ये पूरे उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको बता दिया था। उसके बाद हमने जो नीचे वाला पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, तो यहाँ पर को ये उधम सिंह नगर है, ये रुद्रपुर, उधम सिंह नगर वगैरह। ठीक है, ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे देहरादून वाला भाग। ठीक है, ये रहा आपका देहरादून, तो देहरादून वाला पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देहरादून देखिए, जो ये पिंक वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस किनारे का जो पिंक वाला जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है पूरा देहरादून। ठीक है, तो ये वाला भाग देहरादून है दोस्तों। इस देहरादून को हम डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम देखें तो बड़ा करके, तो यहाँ पर को आपको देहरादून का इसी का बड़ा जो है सेपरेट मैप दिखाई देगा। तो दोस्तों ये रहा आपका देहरादून, जो अगर इसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहाँ होगा, ये पश्चिम साइड में। ठीक है, इधर पूरब है, तो इधर पूरब है, तो इधर इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पश्चिमी जिला है सबसे। तो दोस्तों हम देहरादून के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा, आप जब कोई भी स्टडी करते हैं, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, तो अगर मैप के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो वो बेहतरीन होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर को ये देहरादून को अगर हम देखते हैं तो इसको हम कहेंगे ये उत्तर। ठीक है, नीचे दक्षिण हमेशा जो होता है, तो देहरादून के बारे में पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों उत्तर में, ऊपर उत्तर में आपको यहाँ उत्तरकाशी दिखेगा। ठीक है, देहरादून के इस वाले भाग में जो है इधर उत्तरकाशी आ जाता है। ठीक है, और इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर कोई हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है पश्चिम में, देहरादून के पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एरिया यहाँ पर हरियाणा का भी लगता है। ठीक है, हरियाणा, और उसके बाद यहाँ पर को आप देख पा रहे होंगे हरिद्वार। ठीक है, नीचे साइड में दक्षिण पूरब पश्चिम दक्षिण में आपको हरिद्वार देखने को मिलेगा, और यहाँ पर को पौड़ी गढ़वाल, यानी कि दक्षिण में इसको पूरब दक्षिण पूर्व कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर को पौड़ी गढ़वाल की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर को ऋषिकेश है दोस्तों। देखिए, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर को दिखाई दे रहा है, ये गंगा है। ठीक है, ऋषिकेश क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार का। ठीक है, तो हरिद्वार के अंदर, देहरादून के अंदर गंगा नहीं बहती है, ऋषिकेश से इस तरीके से बॉर्डर बहते हुए ये निकलती है। आगे हम नदियां जब पढ़ेंगे इसी में, देहरादून के अंदर जो नदियां हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून के क्षेत्रफल की। ठीक है, बाकी हम आगे चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो क्षेत्रफल दोस्तों, देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट ही यही होती है, तो उसको स्क्वायर किलोमीटर में या स्क्वायर मीटर में ही जो है मापा जाता है। तो जितना भी देहरादून का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जितना भी देहरादून का एरिया, इस तरीके का जो एरिया है, तो ये कुल मिला के कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर, तो कुल विधानसभा क्षेत्र 10 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर को। ठीक है, 10 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर को क्या है कि दो विधानसभा क्षेत्र रिजर्व्ड हैं। ठीक है, पहला जो है वो राजपुर है। ठीक है, राजपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है ये SC के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, SC के लिए रिजर्व्ड है। और दूसरा है चक्राता।
ठीक है। चक्राता जो विधानसभा क्षेत्र है ये एसटी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। यानी कि हमने कहा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र जो राजपुर है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है और दूसरा जो चक्राता है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस पर ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देहरादून में तहसीलों की अगर संख्या की बात करें तो देहरादून में 7 तहसीलें हैं दोस्तों, ठीक है। कितनी तहसीलें हैं? कुल मिलाकर 7 तहसीलें हैं और 6 विकास खंड हैं, ठीक है। विकास खंड भी यहाँ पर लिखे तो 6 विकास खंड हैं यहाँ पर को, 7 तहसीलें हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर को स्थिति की, ठीक है, देहरादून की स्थिति। तो दोस्तों देहरादून जो है वो 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। देहरादून यानी कि हम एक देहरादून की बात नहीं करेंगे, हम पूरे दून घाटी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई पिरामिड देख पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे पिरामिड क्या बना दिया, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का हम ज़्यादातर जो है देखिए आप, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिस पर जो है हमेशा बर्फ रहती है। यहाँ पर जो है हमेशा क्या रहती है, यहाँ पर बर्फ रहती है बिल्कुल। यहाँ का कोई भी हिस्सा, यहाँ पर कहीं पर भी आपको वनस्पति नहीं दिखाई देती है। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा आ जाता है ये बृहद हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र का। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बर्फ रहती है, बर्फ रहती है। तो ये ट्रांस हिमालय से थोड़ा नीचे वाला एरिया आ जाता है दक्षिण की साइड का, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ते रहेंगे दोस्तों वैसे वैसे ये पहाड़ कम होते रहेंगे और नीचे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। गंगा के आसपास का जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, क्योंकि ऊपर की ढाल आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ढाल है और ऊपर से जब बारिश पानी कुछ भी होगा तो ये सारे यहाँ से बहा के क्या लेके आ जाता है, अपने साथ निक्षेप सारी जो है चीज़ों को बहा के यहाँ लेके आता है और ये इस भूमि को उपजाऊ बना देता है। चलिए हम बात कर रहे थे दून घाटी दून द्वार की, तो आप यहाँ पर दून द्वार देख पा रहे होंगे। इससे ऊपर, ठीक है, उत्तर की तरफ को लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है और इससे अगर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है, यहाँ पर को शिवालिक है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये शिवालिक का एरिया है और इससे ऊपर का जो एरिया है ये लघु या मध्य हिमालय का एरिया है। यानी कि जो दून द्वार है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो दून द्वार का एरिया या बीच वाला एरिया जो है दून द्वार का एरिया है या दून घाटी का एरिया है। यानी कि इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित हुआ, मध्य या लघु या मध्य हिमालय एवं किसके एंड है, शिवालिक के बीच की घाटी, ठीक है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी है उसको हम दून की घाटी कहते हैं या दून घाटी कहते हैं। यानी कि देहरादून कहाँ पर स्थित हुआ, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर को हम इसको आसानी से समझ गए हैं। देखिए जो हम बात करते हैं जो मध्य बृहद हिमालय जो होता है वो हमने अभी भी बात की थी। यहाँ पर जो बर्फ का, जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ेंगे बर्फ का एरिया कम होता रहेगा, जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे बर्फ उतनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती रहेगी। लघु हिमालय में बर्फ देखने को मिलती है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊंचे ऊंचे हिस्सों पर बर्फ दिखाई देगी और जो उच्च हिमालय या महान हिमालय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ठीक है। इस तरीके से नीचे को बढ़ते रहेंगे। हम आगे आपसे बात करेंगे तराई वाला क्षेत्र, हमने परसों उधम सिंह नगर वाला जो बात किया था ये तराई वाले क्षेत्र, उसके बाद भाबर आता है, उसके बाद शिवालिक, दून द्वार, ये सारी चीज़ें जो है कभी जब हम पर्वत पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ तक आपको टच करा दिया। उसके बाद दोस्तों अब हमने कहा था दून घाटी, ठीक है। तो दून घाटी जो है तो ये दून घाटी नाम कैसे पड़ा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में आचार्य द्रोण का यहाँ पर आश्रम था, ठीक है। महाभारत काल में, किस काल में, महाभारत काल में आचार्य द्रोण का यहाँ पर आश्रम था, तो उनके नाम से ही इसका नाम जो है द्रोण घाटी पड़ गया, ठीक है। तो आचार्य द्रोण का यहाँ पर क्या था, आश्रम था। तो आचार्य द्रोण के आश्रम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, द्रोण घाटी पड़ गया, द्रोण घाटी। तो ये तो है मान्यता, मैंने पहले ही कहा था ये ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं देहरादून नाम की, तो देहरादून नाम कहाँ से आया, ठीक है। क्या ऐसे ही देहरादून नाम रख दिया होगा या इसके पीछे कोई कहानी होगी। तो 1999 में यहाँ पर एक गुरु रामराय नाम के जो है व्यक्ति आए, ठीक है। गुरु रामराय आए, यहाँ पर कौन आए, गुरु रामराय आए थे।
ये कहाँ से आए थे दोस्तों? ये आए थे पंजाब से, ठीक है। कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे। तो जब मुगल सरकार ने वहाँ पर इनको काफ़ी परेशान किया था तो ये वहाँ से आ गए थे देहरादून। गुरु राम राय कब आए थे? 1699 में आए थे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इन्होंने डेरा डाला था दोस्तों, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? देहरादून में आके डेरा डाला था। तो इस डेरा डालने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ का नाम देहरादून पड़ गया, ठीक है। क्या पड़ गया? देहरादून। तो क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू होता है और देहरादून बोलते बोलते धीरे धीरे ये देहरादून के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया? कालांतर में ये देहरादून के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। एक तो स्टोरी ये है कि ऐसे इसका नाम पड़ा, लेकिन इसी में एक दूसरी स्टोरी और भी है दोस्तों। दूसरी स्टोरी ये है कि ऐसा माना जाता है जो ये गुरु राम राय थे, गुरु राम राय ने क्या किया था? यहाँ पर अपनी देह त्याग की थी, ठीक है। गुरु राम राय ने क्या किया था? यहाँ पर देह त्याग किया था, ठीक है। अपनी देह त्याग करने की वजह से, देह त्याग, ठीक है, इसी वजह से इसको देहरादून कहते हैं, ठीक है। देह त्यागने की वजह से, क्योंकि गुरु राम राय ने यहाँ पर अपनी देह त्याग की थी, इसीलिए इसको देहरादून के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कहावत है, ये भी मान्यता है, ठीक है। अब देखिए, दो चीजें हमने बता दी। पहला बताया कि गुरु राम राय पंजाब से यहाँ आए 1699, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। इस डेरा डालने की वजह से इसको देहरादून कहते थे, लेकिन धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन यानी कि व्यवहार में आने की वजह से इसमें अभ्रंश के कारण जैसे होता है, धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में, तो इसको देहरादून की जगह देहरादून से ही ये प्रचलित होने लग गया, फेमस होने लग गया। लेकिन दूसरी कहावत ये भी है कि गुरु राम राय ने यहाँ पर अपनी देह त्याग की थी, इसी वजह से इसको देहरादून भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो अब मैं आगे बात करूंगा देहरादून की के दो हिस्से करके, उसका देहरा और दून के दोनों हिंदी और संस्कृत मतलब आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते दोस्तों। गुरु राम राय जब 1699 में यहाँ पर आए, इन्होंने अपना डेरा डाला, तो यहाँ पर इन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना की, ठीक है। गुरुद्वारे की स्थापना की, गुरुद्वारा स्थापित किया इन्होंने। क्या किया? गुरुद्वारा स्थापित किया। इस गुरुद्वारा को झंडा दरबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है? झंडा दरबार। तो झंडा दरबार भी इसको कहा जाता। अब झंडा दरबार जब मैंने बोला तो इस झंडा दरबार में कौन सा मेला लगता है भैया? झंडा मेला, ठीक है। तो झंडा मेला, अब यहां से समझ गए आप। तो झंडा मेला कहां पर लगता है? देहरादून में लगता है। कहां पर? झंडा दरबार में। झंडा दरबार क्या होता है? गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा किसने बनाया था? गुरु राम राय ने बसाया था, ठीक है। ये यहां पर से निकल के आ गया दोस्तों। इस झंडा दरबार को या इस गुरुद्वारे को, ठीक है, 1699 में राम राय ने बसाया था, लेकिन 1707 ईस्वी में इनकी पत्नी ने, ठीक है, इनकी पत्नी जिनका नाम था माता पंजाब कौर, ठीक है, इनकी पत्नी ने इसको क्या किया था? इसको एक भव्य रूप दिया था, ठीक है। इनकी पत्नी ने भव्य रूप दिया, ठीक है, भव्य रूप दिया। कब दिया? 1707 में। कब दिया था? 1707 में। 1699 में इन्होंने गुरुद्वारा बनाया, झंडा दरबार बनाया, और 1707 में इन्होंने इनकी पत्नी जिनका नाम था माता पंजाब कौर, उन्होंने इसको एक भव्य रूप दिया। और यहाँ पर आपको पता है झंडा मेला लगता है देहरादून में, ये फेमस क्वेश्चन है। चलिए, ये देहरादून नाम इसका ऐसे पड़ गया, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। और दूसरी चीज़ में आपको जो मैं कह रहा था कि देहरादून के नाम का मतलब बताऊंगा, जिसमें इसको संस्कृत में और पंजाबी में इस नाम का जो है मतलब अलग अलग है। मैंने लिख दिया देहरादून, ठीक है। तो देहरादून लिखा, तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक तो आता है देहरा और दूसरा आ गया इसमें दून। अब इन दोनों का मतलब हम समझेंगे, ठीक है। इन दोनों का मतलब हम समझेंगे। देखिए, इन दोनों का देहरा का हिंदी मतलब होता है, हिंदी में देहरा का मतलब होता है देवगृह या देवालय, ठीक है। क्या होता है? देवगृह या देवालय, ठीक है। हिंदी मतलब देहरा का हिंदी मतलब होता है, देहरा का हिंदी मतलब होता है देवगृह या देवालय, ठीक है। लेकिन देहरा का पंजाबी मतलब, क्योंकि ये पंजाब से थे तो हम इसका पंजाबी अर्थ भी जरूर जानना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका पंजाबी अर्थ होता है दोस्तों समाधि,
या फिर इसको आप मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक है। समाधि, मंदिर या गुरुद्वारा, मंदिर या गुरुद्वारा। अब देखिए हमने कहा देहरादून, देहरादून का जो शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो देहरा का हिंदी मतलब होता है देवग्रह या देवालय, और इसका पंजाबी अर्थ होता है, पंजाबी मतलब होता है समाधि, मंदिर या गुरुद्वारा, ठीक है। तो ये हो गया पंजाबी। हमने कहा था ना उन्होंने देह त्यागी थी, यानी कि उन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी, तो देह त्यागने की वजह से इसका नाम देहरादून ऐसा माना जाता है कि पड़ गया था, ठीक है। दोनों बताया। अब आता है दून पर, ठीक है। तो ये दून शब्द जो है दोस्तों ये किससे इसको निर्मित माना जाता है? दून से निर्मित इसको माना जाता है। किससे निर्मित माना जाता है? दून से निर्मित माना जाता है। और लेकिन ये जो ये दून है ये संस्कृत का अपभ्रंश शब्द है, ठीक है। संस्कृत का एक शब्द है द्रोण का अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो ये जो है ये दून ऐसा माना जाता है कि जो दून है ये दून से बना हुआ है, ठीक है। दून क्या था? संस्कृत शब्द द्रोण होता है, एक संस्कृत शब्द द्रोण है, उसी द्रोण का बिगड़ा हुआ रूप है दून, ठीक है। अब इस संस्कृत में इस दून का मतलब, संस्कृत में इस दून का मतलब क्या होता है? संस्कृत में इस दून का मतलब है दो पहाड़ों की बीच की घाटी, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच की घाटी, दो पहाड़ों के बीच की, दो पहाड़ों के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? द्रोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रोण कहा जाता है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज समझा? देहरादून, देहरादून को हमने दो, देहरादून शब्द के दो हिस्से किए, देहरा और दून। देहरा का मतलब हिंदी में देवग्रह या देवालय होता है, और देहरा का मतलब पंजाबी अर्थ में, अगर पंजाबी में इसका अर्थ समझेंगे तो समाधि, मंदिर या फिर गुरुद्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर दून शब्द की बात करें तो दून शब्द की को ऐसा माना जाता है कि ये दून से बना है। दून जो है संस्कृत शब्द द्रोण का बिगड़ा हुआ रूप है, और द्रोण शब्द का जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है दो पहाड़ों के बीच की घाटी, ठीक है। यानी कि द्रोण का जो संस्कृत मतलब था दो पहाड़ों के बीच की घाटी, धीरे धीरे ये बिगड़ गया और इसको दून कहने लगे, दून से फिर बाद में ये दून बन गया। इस तरीके से इस नाम के पीछे एक ये भी जो है इसका अर्थ माना जाता है देहरादून का, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का नाम देहरादून से पहले पृथ्वीपुर हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि देहरादून से पहले इस क्षेत्र का नाम पृथ्वीपुर हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये भी पूछ सकता है कि देहरादून से पहले मतलब अधिकतर इतिहासकारों का क्या मानना है कि यहाँ का नाम, इस क्षेत्र का नाम क्या था। चलिए ये तो होगी एक बात। दूसरी बात दोस्तों, प्रारंभ में यहाँ पर बहुत सारी जातियां निवास करती थी, ठीक है। तो उनमें से जैसे असुर है, नाग हैं, यक्ष हैं, ठीक है। इनका पतन हुआ, फिर किरात आए, फिर कुलिंद आए, फिर खस आए, ठीक है, फिर पांडव आए, फिर पवार वंश आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं पवार वंश का, ठीक है। तो पवार वंश जैसे कि आपको पता है, पवार वंश में एक राजा जो था उसका बहुत फेमस नाम है दोस्तों अजय पाल, ठीक है। तो अजय पाल का यहाँ पर को बहुत बड़ा रोल है। अजय पाल ने क्या कार्य किया था? यूके SSS में या यूके PSC में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 52 गढ़ों को का एकीकरण जिसने किया था, ठीक है, यानी कि गढ़वाल के समस्त गढ़ों का एकीकरण किया था, इसने समस्त गढ़ों को एक किया था, ठीक है, अजय पाल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, सीधे का सीधा उठा के दे दिया जाएगा। गढ़वाल के समस्त गढ़ों को एक करने का कार्य किसने किया? तो ये अजय पाल ने किया था, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर अजय पाल ने शासन किया, पवार वंश का शासन रहा यहाँ पर को। इसने क्या किया? समस्त गढ़वाल के समस्त गढ़ों को क्या किया था? एक किया था, गढ़ों को एक किया, यानी कि गढ़वाल का एकीकरण किया, ठीक है। एक किया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब उसके बाद ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र पर जो है इसका अधिकार था, और हमने कहा कि जब हमने 1699 से ये कहानी स्टार्ट की थी, तो अब देखेंगे आप 1804 तक, ठीक है। तो 1804 तक ये संपूर्ण क्षेत्र किसके पास रहा? गढ़वाल के अधीन रहा, मतलब गढ़वाल के अंतर्गत रहा। गढ़वाल क्षेत्र गढ़वाल के अंतर्गत रहा ये संपूर्ण क्षेत्र। अब दोस्तों क्या होता है 1804 को से थोड़ा सा पहले हम चले जाते हैं 1803 में। तो 1803 में गोरखों और प्रद्युम्न शाह, उस समय प्रद्युम्न शाह का जो है गढ़वाल पर शासन था। तो 1803 में गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह था, उसके साथ जो है गोरखों ने युद्ध किया।
उसके साथ उसने वो लड़े और उस मुकाबले में जो है ये यहाँ से भागकर चला गया प्रद्युम्न शाह। ठीक है, ये भागकर यहाँ से चला गया, भागकर चला गया, लेकिन वापस आया, उसका मन था तो वापस आया 1804 में। उसने जो है फिर से गोरखों से युद्ध किया। ठीक है, उसने गोरखों से युद्ध किया। खुड़बुड़ा नामक एक स्थान है, खुड़बुड़ा नामक स्थान पर इसने गोरखों के साथ युद्ध किया। तो खुड़बुड़ा का युद्ध के नाम से जो प्रचलित हुआ। इस युद्ध में दोस्तों जो है प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। अब ये खुड़बुड़ा का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध सबसे पहली बात ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था गोरखों व किसके मध्य हुआ था? प्रद्युम्न शाह के बीच। ठीक है, तो गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था। इसमें गोरखे जो थे वो विजयी रहे थे। ठीक है, गोरखे जो है विजयी रहे थे, लेकिन जो प्रद्युम्न शाह थे दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी या ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो अब यहां से देखे कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब देखे यहाँ पर गोरखे विजय हो गए तो गढ़वाल पर इनका क्या हो गया? अधिकार हो गया भाई। ठीक है, तो गढ़वाल पर अधिकार, गढ़वाल पर 1804 में जो है गोरखों का अधिकार हो गया, क्योंकि यहाँ से जो प्रद्युम्न शाह था वो मर गया। अब गढ़वाल पर जो है गोरखों का अधिकार हो गया, कुमाऊं पर पहले से ही था। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी स्टोरी देखेंगे प्रद्युम्न शाह की तो ये अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर गोरखों ने जीत लिया, लेकिन प्रद्युम्न शाह के 2 पुत्र थे। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था कुंवर प्रीतम शाह। ठीक है, एक पुत्र का नाम था कुंवर प्रीतम शाह। तो एक पुत्र का नाम कुंवर प्रीतम शाह था, दूसरे पुत्र का नाम था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह को तो आप बहुत आसानी से अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था? कुंवर प्रीतम शाह जो था इसको गोरखों ने बंदी बना करके काठमांडू भेज दिया। कहां भेज दिया था इसको? काठमांडू। ठीक है, इसको बंदी बना करके इन्होंने काठमांडू भेज दिया। रह गया सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह वहां से भाग करके किसी तरीके से इधर हरिद्वार के क्षेत्र में आ गया और हरिद्वार के क्षेत्र में आकर के ये निरंतर स्वतंत्रता का प्रयास करने लग गया, अपनी आजादी का प्रयास करने लगा। ठीक है, तो अब यहां से सुदर्शन शाह की स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दोस्तों सुदर्शन शाह ने लगभग देखिए 1804 में ये युद्ध हुआ, यहाँ से इसका बाप मारा गया था और ये हरिद्वार चला गया था, इसका भाई काठमांडू भेज दिया गया था। अब सुदर्शन शाह ने यहाँ से क्या किया? अंग्रेजों के पास जो है गुहार लगाई कि इसने बोला अंग्रेजों से कि हमें जो है स्वतंत्रता दिलाइए आप। ठीक है, इसने उनके खिलाफ जो गोरखे हैं, गोरखों के खिलाफ इसने अंग्रेजों से मदद मांगी। भाई अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम तुम्हें मदद देंगे, और लॉर्ड हेस्टिंग थे उस समय, तो उन्होंने कहा हम तुमको मदद देंगे, लेकिन एक शर्त रखी कि युद्ध में जितना भी युद्ध में जो खर्चा पानी आएगा उसका आपको पूरा हिसाब हमको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों का षड्यंत्र था भाई, अंग्रेजों को पता था ये चीजें ये नहीं लौटा पाएगा और उसके बाद जो है हम उस क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो ऐसी कुछ उनका षड्यंत्र था भाई। लगभग अक्टूबर 1814 में, ठीक है, अक्टूबर 1814 में अंग्रेजों ने क्या किया? इसके साथ गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेज दी। ठीक है, अंग्रेज सेना भेजी कब? 1814 में। किसके विरुद्ध? गोरखों के विरुद्ध। 1815 में जो है ये अंग्रेज सेना ने इनको विजय कर दिया 1815 में। ठीक है, ये विजय हो गए, यानी कि गोरखों को इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, और गोरखे क्या हो गए? यहां पर को गोरखे पराजित हो गए और गढ़वाल क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब देखिए यहां पर को स्टोरी चेंज हो गई भाई। उन्होंने सुदर्शन शाह ने क्या किया? अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में सेना भेज दी और थोड़ा सा समय लगा होगा लड़ते लड़ते, और उन्होंने गोरखों को पराजित कर दिया, गोरखे भगा दिए और यहां पर को गढ़वाल को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। अब जो गोरखों का जो शासन था उत्तराखंड पर या कुमाऊं पर या गढ़वाल पर, चाहे वो 1814 तक 1815 तक, तो इस जो ये वाला काल था ना, इसको बहुत ही भयानक काल मानते हैं, क्योंकि इस समय उन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था यहाँ की जनता को। कहावत भी है, ये एग्जाम में आता भी है, तो जो कहते हैं कि गोरखा राज जिसको यहाँ पर बोला जाता है, तो गोरखा राज जिसको कहते हैं, ये लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रताड़ित किया था। अब भाई ये तो चलो एक बात होगी, गढ़वाल स्वतंत्र हो गया 1815 में, अंग्रेजों ने सेना भेज दी। अब जैसा कि अंग्रेजों के षड्यंत्र के अनुसार उन्होंने शर्त के
स्वरूप जो है उससे 7 लाख रुपए मांगे सुदर्शन शाह से। अब सुदर्शन शाह वो 7 लाख रुपए नहीं दे पाया। 7 लाख रुपए जो युद्ध का व्यय उन्होंने बताया था अंग्रेजों ने, 7 लाख रुपए नहीं दे पाया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। ठीक है, गढ़वाल यहाँ से, अब हम इससे यहाँ से एक नए पेज से शुरू करते हैं। गढ़वाल यहाँ स्वतंत्र हो गया, ये कहानी जो है यहाँ से नई बनी। ठीक है, गढ़वाल स्वतंत्र हुआ। अब युद्ध व्यय कितना था, युद्ध व्यय जो है, युद्ध व्यय था 7 लाख। ठीक है, सुदर्शन शाह नहीं लौटा पाया, नहीं लौटा पाया। ठीक है, कौन कौन नहीं लौटा पाया, सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह नहीं लौटा पाया, तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कुछ हिस्से पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, हिस्से पर अधिकार कर लिया। भैया इन्होंने कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। और दूसरी चीज ये थी कि संगोली की संधि हुई 28 नवंबर 1815 में। ठीक है, 1815 में एक संगोली की संधि हुई। ठीक है, संगोली की संधि पहले तो गोरखे नहीं मान रहे थे इसको, लेकिन फिर बाद में इनको मानना पड़ा। तो संगोली की संधि के तहत क्या हुआ, संधि के तहत जो है इस क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल कर दिया। संधि के तहत जो है इस क्षेत्र को क्या कर दिया, टिहरी रियासत में शामिल। ठीक है, इस क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल कर दिया 28 नवंबर 1815 को, जो संगोली की संधि। संगोली की संधि कब हुई, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको जो है देहरादून क्षेत्र को संगोली की संधि के तहत टिहरी रियासत में शामिल कर दिया। अब दो चीजें होगी, नंबर एक तो ये हुआ कि इसको टिहरी रियासत में शामिल कर दिया, और दूसरी चीज ये है कि अंग्रेजों के ने जो है यहाँ के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। अब इन दोनों, अब देखिए दो चीजें हो गई। ठीक है, अब इससे विवश होकर के, ठीक है, अब इससे विवश होकर के विवशता पूर्वक, इससे विवश होकर के सुदर्शन शाह ने क्या किया, अपनी राजधानी को, ठीक है, अपनी राजधानी को 28 दिसंबर 1815 को श्रीनगर से हटा करके कहां स्थापित कर दिया, गढ़वाल कर दिया भैया। ठीक है, राजधानी इसने, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं हर चीज। ठीक है, तो इसने राजधानी श्रीनगर से हटा करके कहां कर दी, टिहरी स्थापित की, टिहरी स्थापित। श्रीनगर से राजधानी इसने क्या कर दी, श्रीनगर से कहां हटा करके कहां डाल दी, टिहरी में स्थापित कर दी। क्योंकि देखिए एक तो टिहरी रियासत बन गई, टिहरी रियासत बना दिया गया, और अंग्रेजों ने इसके कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। इससे विवश होकर के इसने राजधानी को श्रीनगर से हटा करके टिहरी में स्थापित कर दिया। उसके बाद ये हुआ दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि इन्होंने कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो 1817 में इन्होंने क्या किया, फिर एक, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा ही यही थी, हम चाहेंगे हमारी रूलिंग यहाँ पर को होगी, और बाकी देश पर तो अंग्रेज रूल कर ही रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने 1817 में, ठीक है, इसको जिला बना दिया एक। ठीक है, 1817 में क्या कर दिया, जिला बनाया। अब जिला कौन सा बनाया, सहारनपुर जिले में इसको शामिल कर दिया, सहारनपुर। ठीक है, कौन सा जिला बनाया, सहारनपुर। अब सहारनपुर जिला बनाया और इसको कौन से मंडल के अंदर शामिल कर दिया, मंडल मेरठ। ठीक है, तो मेरठ मंडल के, सहारनपुर जिला बना करके इसको मेरठ मंडल के अंदर 1817 में अंग्रेजों ने शामिल कर दिया। ठीक है, अब पूरी तरीके से उनका अधिकार उन पे उनके अंदर आ गया, ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया ये। ठीक है, अब भैया तब से लेके 1817 में ये कहानी हो गई थी। 1817 से लेकर के स्वतंत्रता हमको मिल गई 1947 में, और 1947 के बाद 1950 में हमारा कानून, अलग कानून बन गया। लेकिन ये क्षेत्र तब तक भी मेरठ के अंदर ही, मेरठ मंडल के अंतर्गत ही रहा। लेकिन 1975 में, 1975 में जो है इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। ठीक है, गढ़वाल मंडल में शामिल। अब इसको क्या कर दिया, गढ़वाल मंडल में कब शामिल कर दिया, 1975 में। देखिए मैं जितना बोल रहा हूं उतना मैं स्क्रीन पर लिखूंगा नहीं, आपको अपने हिसाब से नोट्स बना लेने हैं, आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार नोट्स बना लेने हैं। क्योंकि मैं जितनी चीज बोलूंगा उतनी चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं, स्क्रीन पर नहीं लिख सकता हूं। तो आप, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बोलूंगा सारी चीजें, तो आप पॉज कर करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक कहानी देखिए, यहाँ पर को
खत्म हो गई है। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। ये पूरा एक ऐतिहासिक जो पक्ष था वो हमने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे राज्य की नदियाँ हैं बहुत सारी, तो कई नदियाँ जो है देहरादून से होकर गुजरती होंगी, कुछ देहरादून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होंगी। अब हम थोड़ा नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2 पार्ट में हमने बात करनी है, तो हम थोड़ा सा नदियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर को जो कुछ नदियाँ हैं, इन नदियों में जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर कोई यमुना का, ठीक है। यमुना जो है इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। दूसरी हम यहाँ पर बात करेंगे टॉन्स नदी की, ठीक है, जो यमुना की ही सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हम आसन नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो आसन नदी की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है देहरादून की दृष्टि से, ठीक है। आसन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यमुना नदी को, ठीक है दोस्तों। यमुना नदी का जो उद्गम माना जाता है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उद्गम की ही बात करेंगे ना। यमुना नदी निकली कहाँ से है भाई, कहाँ तक पहुंचती है, क्या होता है, ठीक है। यमुना नदी जो है बंदरपूछ पर्वत के दक्षिणी ढाल से दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पर को, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हम देखेंगे उत्तरकाशी से निकलती है, ठीक है। कहाँ, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से निकलती है। उत्तरकाशी में जो बंदरपूछ पर्वत है, ठीक है, एक बंदरपूछ पर्वत है, तो बंदरपूछ पर्वत के दक्षिणी ढाल से, ठीक है, गलत लिख दिया, दक्षिणी ढाल से, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत के दक्षिणी ढाल से निकलती है। यानी कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो इस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये तो होगी एक बात। और इसको अगर हम शॉर्टकट में समझेंगे, यमुना जो है यहाँ से निकली, उत्तरकाशी से निकली और देहरादून होते हुए ये राज्य से बाहर निकल जाती है, ठीक है, देहरादून होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको इसकी सहायक नदियां पढ़ना जरूरी है, तभी हम यमुना के पूरे तंत्र को समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी नदियों वाले जब सेक्शन में पढ़ेंगे वो तो हम पूरा तंत्र उसमें समझेंगे, अभी हम देहरादून के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था टॉन्स और आसन नदी, ठीक है। ये टॉन्स और आसन नदी जो है यमुना नदी की ही सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर को टॉन्स नदी की, ठीक है। यमुना की सहायक नदी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी हैं, जब नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है या फिर मेन नदियां हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो टॉन्स जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉन्स 2 नदियों से मिलकर बनी है, ठीक है, 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी का नाम है सुपिन, ठीक है, और दूसरी नदी का नाम है रूपिन। दोस्तों रूपिन और सुपिन को समझना जरूरी है। देखिए जो सुपिन नदी है ये बंदरपूछ पर्वत के ही उत्तरी ढाल से ही, ठीक है, वो दक्षिणी ढाल था, उत्तर जो यमुना थी वो दक्षिणी ढाल से निकलती है, और लेकिन जो बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल से, नॉर्दर्न वाले एरिया से निकलती है सुपिन नदी, ठीक है। तो बंदरपूछ पर्वत, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत के नॉर्दर्न ढाल से, ठीक है, नॉर्दर्न ढाल से निकलती है, और हमने कहा था वो दक्षिणी से निकलती है, ये उत्तरी ढाल से निकलती है। और वहां पर को एक है ग्लेशियर, कौन सा है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है, ग्लेशियर स्वर्गारोहिणी, ठीक है। तो ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों सुपिन नदी। अब बात कर लेते हैं रूपिन नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के डोगरा क्वार से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के डोगरा क्वार, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के डोगरा क्वार से निकलती है दोस्तों, लेकिन इसको जब ये यहां से चलती है तो इसको कुछ दूरी तक तमसा नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ दूरी तक क्या किस नाम से जाना जाता है, तमसा नाम से, यानी कि आप इसको उपनाम भी कह सकते हैं इसका, ये ठीक है। एग्जाम में क्या पता पूछ ले तमसा किस नदी का उपनाम है, ठीक है। तो रूपिन को कुछ हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरी तक क्या किस नाम से जाना जाता है, तमसा नाम से। ये सीधे पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। रूपिन और सुपिन नदी से मिलकर टॉन्स नदी बनती है, हमने बता दिया दोनों के बारे में दोस्तों। ये क्या होता है, जब ये जो टॉन्स नदी है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है। इस तरीके से टॉन्स नदी जो है हिमाचल प्रदेश और
उत्तराखंड का यानी देहरादून वाले बॉर्डर पर इस तरीके से बहती है और ये इसका बॉर्डर बनाती है, ये हिमाचल प्रदेश और ये यूके अपना, ठीक है। तो इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए कितने किलोमीटर तक का बॉर्डर बनाती है, लगभग इसका प्रवाह पथ जो है यहाँ पर वो 148 किलोमीटर है। पूरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से हिमाचल प्रदेश वाला एरिया को हटा दिया जाए कुछ कुछ, अब भाई यहाँ पर देखिए ये बना हमारा उत्तराखंड है, तो कहीं कहीं पर ये उत्तराखंड से बाहर भी जा रही होगी ना, कोई कोई कहीं मोड़ों में, ठीक है, गाड़ी थोड़ा बाहर को निकल रही होगी, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हम अभी पूरी नदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई 148 किलोमीटर का प्रवाह पथ बनाती है। तो इसमें जो यमुना नदी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से यमुना नदी इस तरीके से आती है, तो यमुना नदी दोस्तों यहाँ पर को मिलती है, यहाँ पर जो जहाँ पर कोई यमुना नदी टॉन्स से मिलती है, ठीक है, यमुना से संगम जहाँ पर होता है इसका, तो वो कहाँ पर होता है, डाक पत्थर, ठीक है, कहां पर होता है, डाक पत्थर के आसपास में, ठीक है। तो डाक पत्थर के पास में ये यमुना नदी से मिल जाती है, डाक पत्थर और कालसी, हाँ ठीक है, कालसी भी, डाक पत्थर व कालसी, ठीक है। तो डाक पत्थर व कालसी के बीच में, ठीक है, तो डाक पत्थर और कालसी के बीच जो है इनका संगम हो जाता है, यानी कि टॉन्स और यमुना आपस में मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के ये आता है दोस्तों, जो टॉन्स नदी है, ठीक है, टॉन्स नदी यमुना से, ठीक है, यमुना से लगभग 2.5 गुना ज्यादा जल लेकर आती है, 2.5 गुना अधिक जल, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना आप। तो टॉन्स नदी जो है ना यमुना से लगभग 2.5 गुना ज्यादा अधिक जल लेकर आती है, यानी कि यमुना नदी जितना लेके आती है उससे 2.5 गुना ज्यादा जल लेकर आती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि यमुना और टॉन्स जो है कहां पर मिल जाते हैं, दोनों डाक पत्थर व कालसी के बीच में ये दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई इतनी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती जाती है भाई, ठीक है, जैसे हमने देखा कि यहाँ बॉर्डर बनाते बनाते वो आई, उसके बाद इससे यमुना मिल गई, ठीक है, यानी कि टॉन्स से यमुना यहाँ पर को मिल गई। इस तरीके से अब यमुना आगे बढ़ी, ठीक है, यमुना आगे बढ़ी, ठीक है, यमुना आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो फिर क्या होता है दोस्तों, आसन नदी आ जाती है आगे, ठीक है। इसमें बाईं ओर से क्या होता है, आसन नदी मिल जाती है, इसमें फिर बाईं ओर से क्या होता है, आसन नदी मिल जाती है, ये हुई आसन नदी, ठीक है, आसन नदी। बाईं ओर से इसमें जो है फिर से आसन नदी मिल जाती है, ये मिलती है दोस्तों रामपुर मंडी के पास, ठीक है, कहां पर मिलती है, रामपुर मंडी के पास, रामपुर मंडी के पास देहरादून में जो है ये आसन नदी इसको मिल जाती है। और उसके बाद जो है ये बहते हुए जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आसन नदी आई, ये यमुना नदी, यहाँ से फिर ये यमुना ही बन गई। तो यहाँ से जो है लास्ट में ये धालीपुर के पास से यमुना क्या करती है, बाहर, राज्य से बाहर चली जाती है, ठीक है, ये धालीपुर है, ठीक है। तो धालीपुर के पास जो है ये क्या करती है, राज्य से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो राज्य से क्या हुआ, ये बाहर निकल गई। अब यहां पर को धालीपुर के पास से, अब दोस्तों यहां पर हमने देखा कि ये यमुनोत्री है, ठीक है, यहां उत्तरी ढाल से था और ये दक्षिणी ढाल से था, तो कुल मिला के हम यहां कहेंगे यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है। तो यमुनोत्री से लेकर के धालीपुर तक, ठीक है, ये यमुनोत्री से लेकर के इधर ऊपर यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से लेकर के धालीपुर तक जो कुल इसका प्रवाह पथ यमुना का होता है वो होता है 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने कहां से कहां तक बात की थी, ये हमने बात की है यमुनोत्री से लेकर के धालीपुर तक की बात की। अगर मान लियो क्वेश्चन में आ जाए कि यमुनोत्री से प्रयागराज तक या इलाहाबाद तक, ठीक है, अब प्रयागराज इसका नाम हो गया है, तो यमुनोत्री से लेके पूरा इलाहाबाद तक की इसकी कितना प्रवाह पथ है, तो ये हो जाएगा 1384 किलोमीटर, ठीक है, 1384 किलोमीटर। इसको भी याद कर लेना, क्या पता क्वेश्चन कहां से पूछ ले आपसे, ठीक है। तो कुल मिला के प्रवाह पथ हमने यमुना नदी का यहां पर देख लिया है, पूरा यमुनोत्री से यहां तक को। दोस्तों हमने कहा आसन नदी जो है रामपुर मंडी के पास, इसमें देहरादून में यहां पर को मिल जाती है, ठीक है, कौन, आसन नदी। अब आसन नदी यहाँ पर को आया है, तो आसन नदी के बारे में एक डिस्कस कर लेते दोस्तों। आपने सुना होगा आसन बैराज के बारे में, ठीक है, आसन बैराज दोस्तों ये एक बैराज है, इसको आसन संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आसन संरक्षण, जब रिजर्व पढ़ेंगे आप उसमें इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है, रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व इसको घोषित किया गया है। दोस्तों क्या है कि ये एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है 2020 में, ठीक है, 2020 में इसको रामसर साइट में
रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। जिस समय इसको सम्मिलित किया गया था ये 38वां था, ठीक है, 38वां रामसर साइट पर इसको सम्मिलित किया गया था। कुल मिला के इससे पहले 37 औरों को भी रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। ये रामसर साइट जो है दोस्तों, ये रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, एक रामसर जो नाम ये है ना, तो ये रामसर जगह पर सम्मिलित हुआ था। ये रामसर कहाँ पर पड़ता है, ईरान में, ठीक है। रामसर नामक ईरान में रामसर नामक एक जगह है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, एक समिट हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। ये इसीलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस। अब दोस्तों जो है ना, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण, जहाँ पर जो दलदली एरिया होते हैं, इस तरीके के जो ऐसे एरियाज होते हैं, नम भूमि वाले जो एरियाज होते हैं, इसके संरक्षण के लिए ये समिट यहाँ पर को किया गया था। और आसन बैराज भी ऐसा ही है, जब यहाँ का पानी जल स्तर थोड़ा कम हो जाता था, ये थोड़ा दलदली सा हो जाता है। और यहाँ पर जो आसन बैराज है, इस बैराज में बहुत ढेरों सारे पक्षियाँ आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो आसन बैराज है, ये जो प्रवासी पक्षी हैं वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर अक्टूबर से मार्च से अक्टूबर के महीने में प्रवासी पक्षियों का बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पर अनुकूल माहौल मिलता है। और ऐसे पक्षी यहाँ पर को आते हैं दोस्तों जिनका नाम जो है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, यानी कि ऐसे पक्षियाँ जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे पक्षी यहाँ पर आते हैं, उनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनका ये ऐश गाह है, ठीक है, यानी कि ऐश गाह, ऐश करने का स्थान, ठीक है। तो ये इनका प्रवासी पक्षियों का इसको ऐश गाह भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और दूसरी बात ये बताता हूँ, ये आसन बैराज जो है उत्तराखंड का पहला बैराज है, पहला संरक्षण रिजर्व है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे निकल कर आ गई थी, तो आपसे डिस्कशन इसका हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सोंग नदी, ठीक है, सोंग नदी, ठीक है। तो सोंग नदी दोस्तों दून घाटी की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। जो दून घाटी है, दून घाटी की प्रमुख नदी है। सोन नदी जो है दून घाटी की प्रमुख नदी है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी सिसवा, ठीक है, सिसवा वाल्दी, विधालना रो आदि, ठीक है। ये बहुत सारी कुछ नदियां हैं जो इसकी सोंग नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पर, जो सिसवा नदी है दोस्तों, इसकी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनका नाम है रिस्पना, क्योंकि ये रिस्पना नदी जो है एक बार यूके SSC में पूछा गया है, रिस्पना, एंड दूसरा है विंदाल, ठीक है। रिस्पना और विंदाल नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं, सिसवा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिसवा नदी की सहायक नदियां हैं कौन, रिस्पना और विंदाल। ये दोनों जो है देहरादून नगर के मध्य से गुजरती हैं, ठीक है, देहरादून नगर के मध्य से, ठीक है, दून नगर के मध्य से गुजरती हैं। तो दून नगर के मध्य से गुजरती हैं रिस्पना और विंदाल, ये दोनों सिसवा की सहायक नदियां हैं, बाकी ये सभी सोंग नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कोई एक पूरा जो है तंत्र बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं, तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर को ये भागीरथी नदी आई यहाँ से, ठीक है, और इस तरीके से बाईं तरफ से इसमें अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है, ये भागीरथी आई, ठीक है, ये भागीरथी आई, यहाँ से इसमें अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहाँ पर मिलती है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको संगम जब होगा आप इसको देखेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से जब पड़ती है, तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से आपको नयार नदी इसमें मिलती है, ठीक है, ये नयार नदी है, यहाँ से नयार नदी आती है, इसमें मिलती है। ये ऋषिकेश है यहाँ पर को, ठीक है, ये यहाँ पर है ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश के पास ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा ऋषिकेश से इस तरीके से गुजरती है। यहाँ पर को कौन सी क्या है, ऋषिकेश है, ठीक है। ऋषिकेश में क्या होती है, चंद्रभागा आती है यहाँ से, ठीक है, ये है चंद्रभागा।
तो चंद्रभागा नदी किस में मिल जाती है? यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ से आते हैं गंगा के नाम से, यहाँ पर इसको नयार नदी मिलती है और बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं यहाँ से, छोटी मोटी बहुत सारी, तो इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेन जो नदियाँ उन पर बात कर रहा हूँ। तो ऋषिकेश के पास आते हैं तो ऋषिकेश में चंद्रभागा मिल जाती है, किससे? भागीरथी या गंगा नदी से ऋषिकेश में। इस तरीके से ये गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड है, यहाँ तक देहरादून उत्तराखंड है। तो इसके बाहर ही, इसके अंदर नहीं जाती है, लेकिन इसके बॉर्डर बनाते हुए इस तरीके से बाहर ही चली जाती है। और चंद्रभागा से नीचे ये सौंग नदी यहाँ से आती है, जो हम सौंग नदी भी पढ़ रहे थे, तो ये है सौंग नदी। ठीक है, सौंग नदी ये है। तो सौंग नदी यहाँ पर को आती है, ये रायवाला जहाँ पर ये सौंग नदी गंगा से मिल जाती है, ये रायवाला, इस जगह का नाम है रायवाला। तो रायवाला में ये सौंग नदी आकर के इससे मिल जाती है और ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये था पूरा नदी का तंत्र। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर अब समाप्त करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 2 जो है जल्दी अपलोड करेंगे। इसमें हम इसके प्रमुख स्थल और यहाँ पर को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और खुदाई के स्थान क्या क्या चीज़ें, मतलब सारी हम एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, सारे देहरादून जो है हमारे उत्तराखंड है, पूरा शरीर है, उसका एक अंग है। तो अंग अंग विश्लेषण सीरीज इसीलिए है ताकि हम प्रत्येक अंग का जो है पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पाएं। ठीक है, तो प्रमुख स्थलों की हम जो है कल बात करेंगे, कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख स्थल है, कौन कौन से यहाँ पर 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध, गुच्चू पानी, टपकेश्वर महादेव। ठीक है, टपकेश्वर में क्वेश्चन आया है कई बार। फन वैली क्या है, चंद्रबनी क्या है। ठीक है, महर्षि गौतम की पत्नी और उनकी पुत्री के साथ जो है उन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की थी। गौतम कुंड के नाम से यहाँ पर कोई कुंड है। ठीक है, यहाँ पर पवित्र स्नान किया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दबा के शेयर कर दो यार बाकी लोगों तक, और लाइक कर देना इसको। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम जो है प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे, और हिंदी भी इसके साथ ही साथ हमने हिंदी भी की क्लासें भी स्टार्ट कर रखी है, तो हिंदी भी चलने वाला है जल्दी से। आने वाले ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, यूके SSC और यूके PSC की जो इतने भी एग्ज़ाम है उसमें सक्सेस होने के लिए हमारे साथ जो है प्रिपरेशन दबा के करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।